ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्यों से कहा है कि वे एंटीबॉडी जांच 2 दिन तक न करें। परिषद खराब किटों की जांच करेगा। राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों से बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चुनिंदा स्थानों पर स्थापित भोजनालय और ढाबों के साथ ही ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के दिए निर्देश। कोरिया जिले में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। वहीं तेलंगाना से बीजापुर अपने घर पैदल लौट रही बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु। मुख्यमंत्री ने बालिका के परिजन के लिए 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की। और राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्यों से कहा है कि वे एंटीबॉडी जांच 2 दिन तक न करें। परिषद खराब किटों की जांच करेगा। इस अवसर पर चौथे अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने बताया कि स्वास्थ्य पेशेवर और स्वयंसेवियों का केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए वेबसाइट बनाई गई है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कोरोना के प्रबंधन के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 15,000 आयुष पेशेवरों को जोड़ा गया है। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा के आयुष पेशेवर और 15,000 आयुष विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और वे अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में कहा कि 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,336 नए मरीजों के सामने आने के साथ ही कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,601 हो गई है। अब तक 3,252 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से 590 रोगियों की मौत हुई है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य में अधिक संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों से बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चुनिंदा स्थानों पर स्थापित भोजनालय और ढाबों के साथ ही ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन ढाबा और भोजनालय से भोजन केवल पार्सल करवाकर लिया जा सकेगा। यहां बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी। इन ढाबा और भोजनालयों के साथ ही ट्रक मरम्मत दुकानों में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय लॉकडाउन उपायों को लागू करने की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। मंत्रालय की अधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां राज्यों के साथ विचार विमर्श के साथ उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा है और कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी समाचार पत्रों और मीडिया प्रतिष्ठानों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मीडियाकर्मियों की समुचित स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने का परामर्श भी दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा है कि यह बहुत ही दुखद है कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 50 से ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए। आज लोक सेवा दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लोक सेवकों और उनके परिजनों को लोक सेवा दिवस की बधाई दी है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता ली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु ऐप विकसित की है। इससे शुरू होने के केवल 18 दिन में लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यह ऐप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति के किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है।
वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वनांचल क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वन मंत्री ने बताया कि इसके तहत तेंदूपत्ता खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए राज्य में 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को लगभग 650 करोड़ रूपये की संग्रहण राशि का भुगतान किया जाएगा। वन मंत्री ने बताया कि राज्य में अभी 23 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसमें महुआ फूल की खरीदी दर बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। कोरिया जिले में आज तड़के मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि सूरजपुर जिले के रहने वाले 4 मजदूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में काम कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान काम नहीं मिलने से ये मजदूर रेलवे पटरी पर पैदल चलते हुए सूरजपुर की ओर आ रहे थे। इसी बीच आज सुबह करीब 4 बजे उदल कछार और दर्री टोला रेलवे स्टेशन के बीच इनमें से 2 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन श्रमिकों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को त्वरित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं तेलंगाना से पैदल बीजापुर स्थित अपने घर लौट रही एक 12 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है। लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर यह बालिका अपने गृह ग्राम पहुंचने वाली थी, लेकिन गांव पहुंचने से करीब 14 किलोमीटर पहले ही इसकी तबीयत बिगड़ गई और इसकी मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक आदेड़ गांव की रहने वाली कुमारी जमलो मड़कम गांव के अन्य लोगों के साथ रोजगार की तलाश में तेलंगाना पेरूर गांव गई थी, जहां यह मिर्ची तोड़ने का काम करती थी। लॉकडाउन के बाद रोजगार मिलना बंद हुआ तो बीते 15 अप्रैल को यह बालिका अन्य 11 ग्रामीणों के साथ पैदल ही अपने गांव के लिए निकल पड़ी। इस बीच 18 अप्रैल को इस बच्ची की तबीयत बिगड़ी और बीजापुर के भंडारपाल गांव के पास इस बालिका ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर बालिका के शव का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीआर पुजारी ने बताया कि बालिका के साथ लौटे सभी मजदूरों को क्वारेंटाइन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बालिका की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बालिका के परिजनों के लिए 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए एहतियात के तौर पर राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28 अप्रैल कर दिया गया है। रायपुर जिले में कल 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिला हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि अब ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि स्वयं कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, बढ़ई को कार्य करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों, दूध और दूध उत्पादों जैसे खोया, पनीर, दही इत्यादि की बिक्री के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पहले से ही प्राप्त है। वहीं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर स्थित अपने आवास से जरूरतमंदों के लिए छाछ से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस छाछ का वितरण रायपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जरूरतमंदों को दिया जाएगा। इस बीच आज दुर्ग नगर में लॉकडाउन के पालन करने का संदेश देते हुए जिला पुलिस बल ने साइकिल रैली निकाली। यह रैली आज शाम सुपेला के नगरघड़ी चौक से शुरू हुई और सुपेला मार्केट का भ्रमण करने के साथ ही दुर्ग शहर पहुंची। इसमें सभी थानों के निरीक्षक सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। उधर बालोद में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में वॉर रूम बनाया है। यहां से पूरे जिले की निगरानी की जाएगी। वहीं राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में आज से काम शुरू हो गया और किसान तथा व्यापारी मंडी पहुंचे। प्रशासन ने सामाजिक दूरी का पालन करते के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करते हुए कामकाज निपटाने की सलाह दी। वहीं इसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों को काम दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तनुजा सलाम ने बताया कि योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य
अनिवार्य किया गया है। साथ ही उन्हें श्रमिकों के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जिले के 800 अधिक ग्राम पंचायतों में योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। राजनांदगांव में आज फ्लाईओवर के नीचे सब्जी व्यवसायी बाजार लगाकर बैठ गए थे। इस पर जिला कलेक्टर जेपी मौर्य ने नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल मौके से हटाया, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा हो रहा था। उधर बालोद कलेक्टर रानू साहू और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा की अगुवाई में आज नगर में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान लोगों को लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पैदल ही इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च नगर के चौक चौराहों से होता हुआ जयस्तंभ चौक पहुंचा। लॉकडाउन के दौरान लोगों को परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ में अनेक गरीब परिवार, जरूरतमंद और ग्रामीण जन केन्द्र सरकार के इन कदमों से लाभान्वित हुए हैं। कोरिया जिले के ग्राम भांडी की रहने वाली सविता साहू ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राशि आई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। मेरा 500 रुपये आया है, उसमें बहुत लाभ मिला मेरे को। इधर उधर लेने देने के लिए साग भाजी नमक मसाला इधर का बहुत सहयोग मिला मेरे को। और लॉकडाउन की वजह से मेरे को बहुत परेशानी भी हुआ घर घर में। और मेरा जन धन योजना में जो भी 500 रुपये मिला है सरकार की तरफ से, इसमें मेरे को बहुत लाभ मिला है। इसी तरह गरीब परिवारों को लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की परेशानी न हो, इसके लिए उचित मूल्य की दुकानों से उन्हें 2 महीने का अनाज एकमुश्त निःशुल्क दिया जा रहा है। मुंगेली जिले के भालापुर गांव के शत्रुघ्न प्रसाद साहू ने इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। खाद्य सामग्री वितरण योजना के तहत हमें प्रति सदस्य 10 किलो के हिसाब से 2 महीने का चावल लॉकडाउन राहत में प्राप्त हुआ। लॉकडाउन से घर में खाने को चावल उपलब्ध हुआ, जिससे हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। खाद्य सामग्री वितरण योजना हमारे लिए वरदान है। राज्य में कॉलेज और स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ अब आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। इससे आंगनबाड़ी केन्द्र में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। दुर्ग जिले में भी आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के पालक तक डिजिटल कंटेंट पहुंचा दिया गया है। बच्चों के पालकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसे शेयर किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में है और इसे मनोरंजक ढंग से तैयार किया गया है, जिससे बच्चे काफी खुश हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि बच्चों के मानसिक विकास में डिजिटल प्लेटफॉर्म की यह योजना काफी कारगर साबित हो रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, मुंगेली, रायगढ़ और सरगुजा जिले के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक एक सिस्टम के सक्रिय होने की वजह से राज्य के अधिकतर इलाके में बेमौसम बारिश हो रही है। आज सरगुजा जिले की कई जगहों पर करीब 1.5 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी खबरें हैं। अंबिकापुर में बारिश होने से बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। वहीं रायगढ़ जिले में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। घड़घोड़ा में कई स्थानों पर होर्डिंग्स और पेड़ गिर गए। मुंगेली जिले में बीती रात से हो रही भारी बारिश होने और ओले गिरने की खबर मिली है। कोरिया जिले में भी तेज बारिश और आंधी तूफान के कारण कई गांवों में घरों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार मिले हैं। विधायक अंबिका सिंहदेव ने अमहर गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को नुकसान का आंकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। वहीं धमतरी जिले के अधिकांश स्थानों पर भी कल तेज बारिश हुई और ओले गिरे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। वहीं बालोद जिले के गुंडरदही और डौंडीलोहारा विकासखंड के 60 से अधिक गांवों में बीती रात तेज बारिश हुई, साथ ही ओले भी गिरे। मिली जानकारी के मुताबिक इससे कई एकड़ क्षेत्र में लगी धान, गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग की टीम फसलों के नुकसान का आंकलन कर रही है। इतना ही नहीं, बारिश होने से अनेक गांवों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। 70 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए हैं। इसी तरह कबीरधाम जिले में भी आज तड़के तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे जगह जगह पेड़ उखड़ गए। जिले के कई गांवों में बिजली व्यवस्था ठप होने से लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल में कल से कार्य शुरू हो गया है। अधिकारी और कर्मचारी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। फिलहाल कार्यालय में 33% कर्मचारियों को ही बुलाया जा रहा है। अन्य कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता ने रायपुर रेलमंडल में सभी अधिकारियों को ऑफिस कार्य में ई ऑफिस कार्य प्रणाली अपनाने के लिए निर्देशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्यों से कहा गया है कि वे एंटीबॉडी जांच 2 दिन तक न करें। परिषद खराब किटों की जांच करेगा। राज्य शासन ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों से बाहर और ट्रांसपोर्ट नगर के समीप चुनिंदा स्थानों पर स्थापित भोजनालय और ढाबों के साथ ही ट्रक मरम्मत की दुकानों को खोलने के दिए निर्देश। कोरिया जिले में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। वहीं तेलंगाना से बीजापुर अपने घर पैदल लौट रही बच्ची की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु। मुख्यमंत्री ने बालिका के परिजन के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की। और राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 28 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।